Hello students, how are you all? This is your science video class and myself Mr. Shivam Dhiman. Today I will explain you the chapter microorganisms and viruses, friends and foe. Microorganisms means सूक्ष्म जीवाणु और वायरस तो आपको पता ही होगा, फ्रेंड्स एंड फो। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि आपका अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है, मित्र है तो शत्रु हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस भी हमारे शत्रु और मित्र भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे और वो हैं क्या, क्योंकि आपके सिलेबस में ये फर्स्ट टाइम ये आपके साइंस में ये चैप्टर आया है। तो ये चैप्टर बायोलॉजी का पार्ट है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। As you have studied in geography that our living world, our environment comprises of abiotic and biotic components. Biotic components में आपके जीवित प्राणी आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे प्राणी जो बहुत छोटे और महीन हो, जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे किस तरह से सहायक हैं या हमारे बॉडी को या हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वातावरण में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। ये इतने छोटे हैं, महीन हैं, दे आर जस्ट मिनट या इन द शेप ऑफ मिनट पार्टिकल्स डेट कांट बी सीन विद द नेकेड आई। इन्हें हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर एंड सॉइल। ये प्रकृति के हर तत्व में उपस्थित हैं, चाहे मिट्टी, पानी, हवा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमें कौन सी, जब हमें कॉमन कोल्ड होता है या फ्लू होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि एयर में भी जो वायरस थे वो हमारी बॉडी में एंटर किए, जिससे कि हमको वो बीमारी हो गई। वाटर, गंदा पानी पी लिया तो एमेबिक डायसेंट्री हो गई, जो कि अमीबा से होती है। या आपका जो कॉलरा है, टाइफाइड है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। और सॉइल मतलब गंदी मिट्टी में, खुली मिट्टी में खेलना, जिस पे फीसेस हो, तो वो भी उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं, एस्कैरिस, वो आपकी बॉडी में जा कर के आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। What are microorganisms? Microorganisms को microbes भी कहा जाता है। Microorganisms are very small organisms which cannot be seen with the unaided eye. They can be seen only with the microscope. Microorganisms कैसे हैं? बहुत सूक्ष्म प्राणी हैं जिन्हें खुली आंखों से, अनकवर्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, और इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और ये अकेले भी हो सकते हैं और कॉलोनीज़ में, मतलब ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लें तो जैसे कि आपका पिकल है, लेदर है, या आपकी ब्रेड है, उसको अगर आप मॉइस्ट कर दो, गीला कर दो और कुछ समय के लिए इसको कहीं फेंक दो, तो जब आप कुछ दिनों बाद पाएंगे कि उसमें ग्रीन या येलोइश पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, जिन्हें हम फफूंद कहते हैं, जिसे क्या होता है, फंगस। ठीक है, तो ये क्या है, इसको फंगस को हम, मतलब जो ब्रेड में फंगस लगती है उसको कहते हैं ब्रेड माउल्ड या राइजोपस। ओके, सो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर divided into various types like bacteria, fungus, algae, protozoans. जैसे बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो राउंड और इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। फंगस, जब कोई डेड और डिकेइंग मटेरियल पर कोई फफूंद लग जाए, सफ़ेद सफ़ेद या येलो येलो पार्टिकल्स उगाएं, तो उसे कहते हैं फंगस। एल्गी, जो स्टैगनेंट वाटर या पॉन्ड्स में हरी हरी या आपकी बारिश के बाद दीवारों पर हरी हरी काई सी जम जाती है, उसको हम एल्गी कहते हैं। और प्रोटोजोआंस, जो आपका आप एग्जांपल लें तो मॉस्किटो की बॉडी में प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, ये एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के। क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगेरा एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस फंगस के, या आपका मशरूम भी एक तरह का फंगस है। प्रोटोजोआंस, अमीबा, पैरामीशियम, ये आपके प्रोटोजोआंस के एग्जाम्पल हैं। वायरसेस को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कहा जाता है, क्योंकि वायरसेस जो हैं
ये अगर आपकी बॉडी से आउट है, मतलब एक्सटीरियर सराउंडिंग में, ठीक है, एक्सटीरियर सराउंडिंग में मतलब बाहरी वातावरण में है, तो एज अ केमिकली सिंथेटिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में या केमिकल के फॉर्म में या क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, निर्जीव प्राणी की तरह, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह। बट जैसे ही ये किसी बैक्टीरिया को होस्ट मतलब अफेक्ट करते हैं और उसकी बॉडी को ही अपनी बॉडी बना लेते हैं और उसी से न्यूट्रिशन या और अपना आरएनए रेप्लिकेट करके अपनी बॉडी को मल्टीपली डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। तो वायरसेस में जैसे कि आप इस समय सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना वायरस ही एक ऐसा वायरस है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। आप बाहर जाते हैं तो आप किसी भी अगर मटेरियल को छूते हैं, ठीक है, वो तब तक आपकी बॉडी को में अफेक्ट नहीं करेगा जब तक आप उस अपने गंदे हाथों से ईयर या सेंस ऑर्गन्स या ईटिंग नहीं करेंगे। अगर आप ईटिंग करेंगे तो वो आपके हैंड से आइस को टचिंग करने से वो आपके बॉडी में चले जाएगा और रेप्लिकेट करके आपके को डिफेक्ट कर देगा। तो इसीलिए आपको बार बार हाथ धोने के लिए और सैनिटाइज करने के लिए कहा जाता है। और बाहर भी जाएं तो आप मटेरियल्स को कम से कम छुएं, या आप फ्रूट्स या कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसको आप रेगुलरली वॉश कीजिए, ठीक है। तो देयर आर मैनी viruses or the diseases that are caused by viruses, like cold, influenza, coughs are caused by the viruses, and serious diseases like polio, chickenpox are also called by virus. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, you are able to see the figures or the pictorial representation of the microorganisms like bacteria, algae, protozoa, fungus. Okay, bacteria, spiral bacteria, they are irregular or have a fixed shape. जैसे spiral bacteria, rod shaped bacteria, algae में Chlamydomonas, Spirogyra, fungus में bread mold, penicillium, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ में ये अमीबा आ सकते हैं। वायरसेस का डायग्राम है। वायरसेस जब बॉडी के बाहर होते हैं तो कैसे एक्ट करते हैं, एज अ केमिकल या क्रिस्टल के फॉर्म में, और जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर आते हैं तो वो एज अ ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में या स्ट्रक्चर के फॉर्म में वर्क करेंगे, है ना। जैसे आपकी स्क्रीन पर HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शो हो रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, RNA, ठीक है, RNA स्ट्रैंड होगा जो कोपिंग या आइडेंटिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आएगा और अपना जो बॉडी में मल्टीप्लाई करके अपना जो प्रोसेस है अपने इंडिविजुअल्स को, अपने बेबीज़ को या अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा और मल्टीप्लाई करके बीमारी को बढ़ाएगा। हाउ कैन वी से दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब मित्र, फो मतलब दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर playing an important role in our lives. Some are helpful and some are harmful. हेल्पफुल या बेनिफिशियल जो आपकी सहायता करें, आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को आपको ईजी कर दें, और हार्मफुल जब आपकी लाइफ को अफेक्ट करें, है ना। आप देख ही पा रहे हैं कि कोरोना वायरस ने आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट कर दिया, ना आप पढ़ पा रहे हैं, ना कोई फेस्टिवल सही से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड मटेरियल्स लाइक कर्ड, cheese, vinegar, pastries, bread, etc. So there are many examples you can read through, like making curd from milk, saturation of curd from milk, and making bread, because the bacteria present in milk is lactobacillus, which helps to convert it into curd. And in bread or your idli batter or bhatura batter, you use yeast powder to मेक इट फर्मेंट। कमर्शियल यूजेस मतलब आपके जो आपके पॉपुलर यूजेस हैं, जो आपके घरेलू काम हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हेल्प करते हैं। जैसे अल्कोहल, वाइन या विनेगर का प्रोडक्शन के लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ईस्ट का यूज़ करते हैं, जो रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करके फ्रूट जूसेस या बार्ले या वाइन बनाने में हेल्प करता है। शुगर को अल्कोहल बनाने का काम या प्रोसेस जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करे वो फर्मेंटेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर इन 1857।
Medicinal uses of microorganisms. You know that many doctors give you antibiotics tablet which are made from bacteria and fungus, like your penicillin, your streptomycin, tetracycline, erythromycin, etc., which kill or stop the growth of disease causing pathogens. Pathogens क्या है? Disease causing microbes. What precautions you can follow while administering antibiotics? जब भी आप कोई एंटीबायोटिक लें तो पहले तो आप किसी डॉक्टर की अच्छे से सलाह लें. अननेसेसरी किसी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन न लीजिए, वरना वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है. मैनी एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन कोल्ड एंड फ्लू. ओके, सो नेवर कंज्यूम एनी मेडिसिन बाय योरसेल्फ. What is penicillin? In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease which are caused by bacteria. तो Alexander Fleming 1929 में disease causing bacteria के कल्चर पे वर्क कर रहे थे. मतलब उन्होंने एक कॉलोनी बना ली पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में और उसको ग्रो करा रहे थे. तो उन्होंने देखा कि उसमें लिटिल ग्रीन माउल्ड ग्रो होने लगा और इसी का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट निकाल करके उन्होंने पेनिसिलिन की दवाई बनाई जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता था. व्हाट इज़ द वैक्सीन? वैक्सीन का नाम तो इस समय सबकी जुबान पर है. वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में मेडिसिन जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी बॉडी पावरफुल होती है और उस बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक भी होती है. ठीक है, जैसे आपके मीज़ल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो के टीके बचपन में लगते हैं, या होपिंग कफ भी आप कह सकते हैं. ठीक है. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब हाउ दे आर हेल्पफुल? दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया which helps the fixing of nitrogen in the roots of the leguminous plants, increasing the nitrogen capacity of that plant. How they are helpful in cleaning the environment? You know that many microorganisms act upon the dead decaying organism to decompose it easily and cleaning the environment. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, जो हार्मफुल डिजीज़ कॉज करते हैं. जैसे आपका कोरोना वायरस है. ठीक है. पैथोजेंस हमारी बॉडी में एयर के थ्रू, वाटर जो हम पीते हैं या फूड जो हम खाते हैं, कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर की ड्रिंकिंग से भी ट्रांसमिट हमारी बॉडी में हो जाते हैं, या बाय एन एनिमल भी, जैसे रेबीज़ है ना. किसी मैड डॉग ने आपको काट लिया, मंकी ने काट लिया, तो आपको रेबीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इन्फेक्टेड डिजीज़ या वो डिजीज़ जो हमें एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कोई डिजीज़ एंटर होती है या इन्फेक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. जैसे डिसीज़ में आपका कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. ट्यूबरक्लोसिस मतलब जिसे टीबी कहते हैं, और ये छींकने या खांसने से भी फैल सकता है. ठीक है. एंड व्हेन यू फाइंड एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड इज sneezing and his sneezes cause the fine droplets of moisture with many virus which cause spread it into the air and can affect or infect the healthy person while breathing. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो बहुत से इंसेक्ट और एनिमल्स जो होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कहलाते हैं. जैसे हाउस फ्लाई. ठीक है. हाउस फ्लाई लार्वा या माइक्रोब्स को आपके फूड पे छोड़ देते हैं, जैसे कॉलरा, डायसेंट्री भी बीमारी हो सकती है ना. जैसे कि मक्खी जो होती है वो किसी फीसिस में या गार्बेज पे बैठ कर के आपके जब फूड बैठते तो वो उस गंदे पार्टिकल्स को या माइक्रोब्स को आपके फूड तक पहुंचाती है और आपको बीमार कर सकती है. ऐसे ही मॉस्किटो से हम जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है. तो वी शुड बी केयरफुल एंड मेक आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड tidy, and there should be no stagnant water because stagnant water are the breeding grounds for mosquitoes. Disease causing microorganisms in animal like जो आपके एंथ्रेक्स है, ये
डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो बैक्टीरियम के थ्रू होता है, जो शीप रियरिंग या शीप की श्रेडिंग करते हैं, हेयर रिमूवल करते हैं, फ्लीस रिमूवल करते हैं, तो उनको एयर के थ्रू, मतलब एयरबॉर्न है ये बैक्टीरियम जो एंथ्रेक्स डिजीज़ को करता है, कॉज करता है बॉडी में। इसका डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कॉश ने 1876 में, और इस बैक्टीरियम का पूरा नाम है बैसिलस एंथ्रेसियस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। देयर आर मैनी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स लाइक which affect the crops like citrus canker or rust of wheat, yellow bean, mosaic of भिंडी, that is okra, जो फूड की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। हाउ कैन वी prevent the food from spoiling? Because microorganisms act on the food and make it bad smell and have a foul smell and bad taste which can cause food poisoning and you affect your health. तो केमिकल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे विनेगर या जैम्स में सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये केमिकल्स हैं। बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, जैसे कि आपका इमली या आपका कच्चा आम है या फिशेस, उसमें कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं। हमारे फ्रूट आइटम्स हैं जैसे एप्पल, बनाना या आपका पाइनएप्पल, तो उसको आप शुगरिंग के मेथड से जैम्स, जेलीज या स्क्वैश बनाकर ये जूसेस के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने वेजिटेबल्स, फ़िश या मीट या पिकल्स को स्टोर करना है तो आप क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग और विनेगर यूज़ करते हैं। तो ये आपको ईज़िली आपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मा जब अचार बनाती है तो उसमें क्या डालती हैं, ऑयल या विनेगर। अब आप फूड को ठंडा, मतलब पहले गर्म करेंगे, उसके बाद ठंडा कर लेंगे। तो हाई टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर में रखने से जो मटेरियल है, जो उसमें माइक्रोब्स है, वो मर जाते हैं और वो फूड आपका प्रिजर्व रहता है लॉन्ग टाइम तक। पैस्चराइजेशन, लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। अब ये प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization। तो पैस्चराइजेशन में पहले हम जो मिल्क है उसको हीट करेंगे, तो उसमें जो कोल्ड बैक्टीरिया होंगे हीटिंग के प्रभाव से मर जाएंगे, और जो हीट बैक्टीरिया से, मतलब जो गर्मी सह पाते हैं, ठंड नहीं सह पाते, उनको हम चिल करेंगे, दूध को चिल करेंगे, तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से हम कोल्ड रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को किल करके फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर लेंगे, वरना क्या होगा, खट्टा पड़ जाता है दूध, है ना। आप ऐसे ही दूध बाहर रख दो बहुत देर के लिए तो वो खट्टा पड़ जाता है गर्मियों में। तो ये क्यों होता है? बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। एंड द अदर मेथड इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग। फूड को आप नाइट्रोजन गैस से फिलअप करके स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कर सकते हैं बहुत देर तक यूज़ करने के लिए। जैसे आपके चिप्स के पैकेट, तो इसलिए आप ज़्यादातर चिप्स के पैकेट कंज्यूम ना करिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस है और आपकी बॉडी को नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, वरना वो आपकी केमिकल जो आपको केमिकल है फॉर्म में प्रेजेंट नाइट्रोजन आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। इन दिस पिक्चर नाइट्रोजन साइकिल इज shown in the form of chart. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वातावरण में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसे हम राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, वो रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में क्या करता है, फिक्स कर देता है। या लाइटनिंग, बिजली जो है, इससे भी नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स हो जाती है। प्लांट्स उसे कंज्यूम करेंगे, एनिमल कंज्यूम करेंगे, फिर एनिमल की बॉडी से जो फेसेस निकलेगा या जो टॉक्सिक कंटेंट्स या आपके वेस्ट निकलेगा, वो फिर से मिट्टी में मिल करके क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया हु आर वर्किंग ऑन इट। सो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल आपके एटमॉस्फेयर में रन करती है। ओके, I hope you must have understood about the topic. Thanks for watching this video. If you have liked the video, please like it, share it and subscribe to the channel. Have a nice day, students.